106 साल पहले डूबे टाइटैनिक के बारे में फैले 5 मिथक। फिल्म टाइटैनिक एक ऐसी रहस्यमय कहानी थी जिसके अंत के कारण वो हमेशा चर्चा में रही। फिल्म का अंत दर्दनाक होता है, जिसमें प्रेमिका को बचाने के लिए प्रेमी अपनी जान दे देता है और प्रेमिका अपनी पूरी जिंदगी यादों के सहारे बिता देती है। 1912 में इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन से अमेरिका की तरफ चले इस जहाज की कहानी असली थी, लेकिन जेम्स कैमरन ने इसमें डिकैप्रियो और केट विंसलेट के रूप में प्रेम की अनोखी कहानी पिरोई। 106 साल पहले टाइटैनिक नाम का जहाज अपनी पूरी गति में था और आगे जाकर एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। 2.5 घंटे के बाद जहाज अंटार्कटिक महासागर में डूब गया। फिल्म टाइटैनिक इसी घटना पर आधारित थी। इस हादसे में 1500 से ज़्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चों की मौत हुई थी। टाइटैनिक के डूबने से पहले के घंटों में असल में क्या हुआ, इस बारे में कई मिथक और कहानियां हैं, और ज़्यादातर लोगों की जानकारी ऐतिहासिक तथ्यों पर नहीं बल्कि इस घटना पर बनी फिल्मों का नतीजा है। टाइटैनिक फिल्म अमेरिकन जेम्स कैमरन के निर्देश में 1997 में बनी थी। 14 अप्रैल 1912 में हुई घटना को एक बार फिर याद दिलाने के लिए 2012 में फिल्म 3D इफेक्ट के साथ फिर से रिलीज की गई। टाइटैनिक के रहस्यमय डूबने के कारण उस पर कई फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और कई मनगढ़ंत कहानियां बनी। चलिए एक नज़र डालते हैं टाइटैनिक के बारे में फैले 5 सबसे आम मिथकों पर। फिल्म टाइटैनिक में हीरोइन रोज की मां साउथ इंग्लैंड के एक शहर साउथहैम्पटन बंदरगाह पर खड़े जहाज को देखकर कहती हैं, तो ये है वो जहाज जिसके बारे में कहा जा रहा है इसका डूबना नामुमकिन है। लेकिन लंदन के किंग्स कॉलेज के रिचर्ड हावेल्स का कहना है कि टाइटैनिक के बारे में शायद ये सबसे बड़ा मिथक है। वे कहते हैं, लोग भले ही कुछ भी समझते हों और ऐसी मिथक एक कहानी गढ़ने के लिए काफ़ी है, लेकिन जहाज की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने कभी भी ऐसा दावा नहीं किया था, और असल में तो इसके डूबने से पहले तक किसी ने ऐसी कोई बात भी नहीं लिखी थी। बैंड का आखिरी गीत। विभिन्न टाइटैनिक फिल्मों के यादगार दृश्यों में से एक में जहाज के डूबने के समय यात्रियों का मनोबल बनाए रखने के लिए बैंड को संगीत बजाता दिखाया गया है। बैंड आखिरी समय में नियरर माई गॉड टू डी प्रार्थना का संगीत बजा रहा है। फिल्म के मुताबिक इसमें से कोई वादक हादसे में जीवित नहीं बचा। ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्रीज के आर्काइव क्यूरेटर साइमन मैककूलम कहते हैं कि ये एक बहस का मुद्दा है कि बैंड का अंतिम गाना कौन सा था। वो बताते हैं, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बैंड उस समय साहस बढ़ाने के लिए लोकप्रिय संगीत की धुनें बजा रहा था। असल में आखिरी धुन कौन सी थी, इस बारे में हम कभी भी पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 7 वादक मारे गए। इस प्रार्थना का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि इससे फिल्म की एक रोमानी छवि बनती है। कैमरन की फिल्म के सलाहकार के रूप में काम करने वाले और टाइटैनिक हिस्टोरिकल सोसाइटी के सदस्य पॉल लाउडेन ब्राउन का कहना है कि 1958 की फिल्म ए नाइट टू रिमेंबर में संगीतकारों का दृश्य इतना अच्छा लगा कि निर्देशक ने इसे दोहराने का फैसला किया। कैप्टन स्मिथ की मौत। इसी तरह टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड जे स्मिथ के अंतिम क्षणों के बारे में भी बहुत कम जानकारी है। हालांकि हिमखंड होने की चेतावनी को नज़रअंदाज करने और जहाज़ की गति कम नहीं करने के बावजूद उन्हें एक हीरो के तौर पर देखा जाता है। लाउडेन ब्राउन मानते हैं कि फिल्म में दिखाई गई छवि उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि जहाज़ में कितने लोग सवार हैं और कितनी लाइफ बोटें हैं। फिर भी उन्होंने नावों को पूरी तरह भरे न होने के बावजूद भी जाने दिया। उन्होंने बताया कि पहली लाइफ बोट पर केवल 27 लोगों को ही भेजा गया
जबकि उसमें 65 लोग आ सकते थे। कई लाइफ बोट आधी खाली ही भेज दी गई थी, जो बाकी के यात्रियों के लिए वापस नहीं लौटी। लाउडेन ब्राउन आगे बताते हैं, जो कुछ हुआ इसके लिए केवल स्मिथ ही जिम्मेदार है। कप्तान ने सवार लोगों को जहाज छोड़ने का एक सामान्य सा आदेश दिया था। उन्होंने ये नहीं बताया था कि टाइटैनिक खतरे में है। बाहर निकलने के लिए आपातकालीन स्थिति में निकास की कोई योजना नहीं थी। लंदन के राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय के जॉन ग्रेव्स भी मानते हैं कि कोई नहीं जानता उस रात स्मिथ आखिर कहाँ गायब हो गए। खलनायक जहाज मालिक। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी के मालिक जे ब्रूस। इसमें के बारे में कई कहानियां हैं और लगभग सभी में उनका तथाकथित कायरता के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने महिलाओं, बच्चों आदि सहयात्रियों को बचाने से पहले अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट में खुद चढ़ गए। टाइटैनिक ऐतिहासिक संस्था के उपाध्यक्ष पॉल लाडेन ब्राउन कहते हैं कि इस आरोपों के पीछे इनमें और मशहूर अमेरिकी अखबार मालिक विलियम रैडोल्फ हर्स्ट की पुरानी दुश्मनी हो सकती है। हर्स्ट के अखबार में एक सूची मारे गए लोगों के नामों की थी और दूसरी सूची जो बचे लोगों की थी। उसमें केवल इसमें का नाम ही था। इसके चलते इसमें की अमेरिका में बहुत बदनामी हुई थी। लेकिन लाडेन ब्राउन टाइटैनिक पर आधारित विभिन्न फिल्मों में जे ब्रूस इसमें को खलनायक की तरह दर्शाने को गलत मानते हैं। 1912 में ब्रिटेन में जहाज के डूबने की वजह की जांच कर रही रिपोर्ट के अनुसार आखिरी लाइफ बोट में बैठने से पहले इसमें ने असल में कई यात्रियों की मदद की थी। कैमरन की फिल्मों के लिए सलाहकार के रूप में काम करने वाली लाउडेन ब्राउन का मानना है कि लोग जो देखना चाहते हैं उसी की उम्मीद करते हैं। अपनी जान बचाने के कारण इसमें को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और 1913 में वे रिटायर्ड हो गए। तृतीय श्रेणी के यात्री। जेम्स कैमरन की निर्देशित फिल्म टाइटैनिक का एक भावुक दृश्य है जिसमें तृतीय श्रेणी के यात्रियों को जहाज के निचले हिस्से में ज़बरदस्ती रोका जाता है और उन्हें लाइफ बोट तक पहुंचने से रोका जाता है। किंग्स कॉलेज के रिचर्ड हार्वेल्स कहते हैं कि इस बात का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। ये सही है कि जहाज में तृतीय श्रेणी के यात्रियों को दूसरे यात्रियों से अलग रखने के लिए दरवाजे थे, लेकिन ऐसा अमेरिकी आप्रवासन कानूनों के अनुसार और संक्रमण बीमारियों को रोकने के लिए किया गया था, न कि जहाज डूबने के हालत में इन यात्रियों को लाइफ बोट तक पहुंचने से रोकने के लिए। असल में टाइटैनिक के तृतीय श्रेणी के ज़्यादातर यात्री बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे दुनिया भर के यात्री थे, जिनमें आर्मेनिया, चीन, इटली, रूस, सीरिया और ब्रिटिश के यात्री शामिल थे। हार्वेल्स बताते हैं कि उन यात्रियों को अमेरिकी कानून के तहत उन्हें एलिस द्वीप पहुंचने पर स्वास्थ्य जांच और आप्रवासन के लिए बाकी यात्रियों से अलग किया गया था। प्रत्येक वर्ग को लाइफ बोट सौंप दी गई थी, लेकिन ये जरूरी था कि जहाज के तृतीय श्रेणी में लाइफ बोट नहीं रखे गए थे। तृतीय श्रेणी के यात्रियों को बाहर निकालने के लिए अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता था। जहाज पर लाइफ बोट पहले प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिए थे। बाद में ब्रिटिश जांच रिपोर्ट में पता चला कि टाइटैनिक उस समय अमेरिकी आप्रवासन कानून के तहत काम कर रहा था, इसलिए तृतीय श्रेणी के यात्रियों जहाज के निचले हिस्से में बंद करके रखने के आरोप गलत साबित हुए। हालांकि ब्रिटिश जांच में कोई भी तृतीय श्रेणी का यात्री गवाही के लिए नहीं गया था, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व WD हर्बिन्सन नाम के वकील ने किया। जब लाइफ बोट पर जाने के आदेश मिले तो उसमें पहले महिलाओं और बच्चों को पहले जाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद 115 प्रथम श्रेणी और 147 द्वितीय श्रेणी के पुरुष पीछे हट गए थे, जो बाद में मारे गए। अंततः इस मामले का कोई सबूत नहीं मिला कि जिससे साबित हो सके कि तृतीय श्रेणी के
यात्रियों के साथ कोई दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया था। हालांकि तृतीय श्रेणी के एक तिहाई से भी कम यात्री बच पाए, लेकिन लाइफबोट पर अहमियत देने के कारण महिलाओं की संख्या बचने वालों में ज़्यादा थी।